सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का जो टॉपिक है वो है पावर सेपरेशन सिस्टम, यानी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं कि शक्ति पृथक्करण का अर्थ क्या होता है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का विकास कैसे हुआ, मॉन्टेस्क्यू और ब्लैकस्टोन का क्या योगदान है, अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण की क्या स्थिति है। इन सब की चर्चा हम जो पार्ट फर्स्ट था इस वीडियो का उसमें चर्चा कर चुके हैं। आज हम पार्ट सेकंड में देखेंगे कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्या सही है, क्या इसमें कमियां हैं, इसके निष्कर्ष क्या हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये टॉपिक बीए फर्स्ट ईयर में एक पुस्तक चलती है राजनीति विज्ञान के मूलाधार, और एमए में पुस्तक चलती है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, और बीए सेकेंड ईयर में एक पुस्तक चलती है विश्व की राजव्यवस्थाएँ। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और एमए तीनों के स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत जो है उसके पक्ष में तर्क दीजिए या विपक्ष में तर्क दीजिए, या उसकी समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के पक्ष में क्या क्या तर्क हैं। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, कि भाई शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है क्या। पहले तो अपन इसकी बात एक बार संक्षिप्त रूप में कर लेते हैं। दरअसल अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को सबसे पहले जगह दी गई थी। इसके तहत ये सोचा गया था कि अगर सरकार के जो 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका व्यवस्था है, कानून बनाना, उनको लागू करना और न्याय करना, अगर तानाशाह बन जाएगी, निरंकुश बन जाएगी और लोगों की अधिकार और स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी, तो लोगों के अधिकार और स्वतंत्रताओं को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि शासन की शक्तियां किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं हो। जैसा कि लॉर्ड एक्टन ने कहा है भी है कि पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, यानी शक्ति भ्रष्ट करती है और संपूर्ण शक्ति ज़्यादा भ्रष्ट करती है। इसलिए शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए। सरकार की जो शक्तियाँ हैं तीनों अंगों की अलग अलग होनी चाहिए, अलग अलग व्यक्तियों के हाथों में होनी चाहिए, ताकि कोई भी जो अंग है वो तानाशाह ना बन सके। तो इसके पक्ष में क्या क्या तर्क अपन दे सकते हैं कि शक्तियों का ये बंटवारा, शक्तियों का ये पृथक्करण क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये स्वतंत्रता की रक्षा करता है। सरकार की जो विधायी, कार्यपालिका और जो न्यायिक शक्तियां हैं उनको अलग अलग हाथों में रखने से नागरिकों की एक तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा होती है, दूसरा सरकार निरंकुश और स्वेच्छाचारी नहीं हो पाती। यानी सरकार क्या नहीं हो सकती, निरंकुश और स्वेच्छाचारी नहीं हो सकती। लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता सुरक्षित रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक व्यक्ति या संस्था को दे दें तो वो तानाशाह बन जाएगा और जनता पर अत्याचार करने लगेगा। दूसरा, शासन जो होता है वो बड़े उसमें कार्यकुशलता आती है, सुगमता आती है। शासन के तीनों अंगों के कार्य बंट जाते हैं, प्रत्येक अंग अपना अपना कार्य करता है, तो शासन सुगम हो जाता है, सरल हो जाता है। और जब तीनों अंग एक दूसरे कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करते तो काम भी बड़ा आसानी से होता है। अगर हम एक दूसरे कार्यों में डंगा डालते हों तो फिर कार्य अटक जाते हैं, कार्य सरल तरीके से नहीं होते हैं। तीसरा, इसमें क्या फ़ायदा मिलता है कि इसमें विशेषज्ञों के द्वारा शासन किया जाता है। विशेषज्ञों के शासन का मतलब क्या है कि शक्ति पृथक्करण के आधार पर जो शासन के विभिन्न विभाग हैं वो अपने अपने सीमित कार्य क्षेत्र में दक्षता हासिल कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं इनको स्पेशलाइजेशन मिल जाता है अपने अपने विभाग में। ऐसी स्थिति में उनकी जो योग्यता होती है वो विशेषज्ञता में बदल जाती है और ये विशेषज्ञों का शासन कहलाता है। जैसे मान लो जज हैं, वो केवल न्याय देने का कार्य करें, संविधान की व्याख्या का कार्य करें, लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करने का कार्य करें, तो अपने क्षेत्र में स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। कानून के क्षेत्र में कानून क्या है, क्या होना चाहिए। उसी प्रकार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कानूनों को लागू करने का कार्य करें तो उसमें विशेषज्ञ हो जाते हैं। संसद जो है वो कानून बनाने के अंदर कार्य में विशेषज्ञता हासिल कर लेती है। तो इस तरह इस शासन को विशेषज्ञों का शासन कहा जाता है। चौथा, इसका फायदा यह है कि कार्यपालिका में योग्य व्यक्ति आते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य बनते हैं। जैसे भारत के अंदर मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए या प्रधानमंत्री बनने के लिए जरूरी है कि वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य अवश्य हो। लेकिन जब अमेरिका के संविधान में ऐसा नहीं है। अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण को अपनाया गया है और वहाँ पर राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के जो मंत्री होते हैं, जिन्हें वहाँ सचिव कहते हैं, उनको चुनने के लिए वो स्वतंत्र होता है। यानी उनके लिए कांग्रेस यानी वहाँ की व्यवस्थापिका का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति जो अपने विशेषज्ञ होते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, उनको मंत्री बनाने के लिए स्वतंत्र होता है। इसका अलावा वहाँ के राष्ट्रपति के जो मंत्री होते हैं वो विशेषज्ञ भी होते हैं।
अब भारत में क्या होता है कि जो व्यवस्थापिका के सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा राज्यसभा के, उनमें से ही मंत्री बनाए जाते हैं, तो वही लोग व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, वही कार्यपालिका में आ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर कार्यपालिका के अंदर विशेषज्ञ लोग नियुक्त होते हैं। कमियाँ क्या हैं इस सिद्धांत की? कमियों की यदि बात करें तो इसमें अंदर कई बार कहा जाता है कि शक्ति पृथक्करण, दरअसल शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण संभव ही नहीं है। सरकार या शासन चलाना दरअसल एक शरीर के समान पूर्ण वस्तु है। जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर कब अच्छे से काम करता है? जब इन हाथों के और पैरों में और शरीर के सभी अंगों में संयोजन हो। अब मान लीजिए शरीर के हाथ के किसी अंग को काट के अलग कर दिया जाए तो क्या काम करेगा? नहीं करेगा। यानी हाथ तभी काम करेगा जो शरीर से जुड़ा हो, दूसरे अंगों का उसे सहयोग मिले। तो शासन के कार्यों में भी इसी प्रकार घनिष्ठ संबंध होता है कि उन्हें एक दूसरे से पूर्णतः अलग करना असंभव है, और अलग कर दोगे तो फिर वो कार्य करना बंद कर देगा। जैसे हाथ को काट के अलग कर दिया जाए तो काम नहीं करेगा। गैटेल के शब्दों में कहा गया है कि कोई भी सरकार, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या न्याय विभाग संबंधी कार्य जो हैं वो पूर्ण पृथक्करण नहीं किया जा सकता। प्रत्येक आधुनिक राज्य में ये सारे विभाग एक दूसरे पर आश्रित और एक दूसरे से संबंधित होते हैं। दूसरा, नेतृत्व की कमी। आज के युग में शासन के जो कार्य और संगठन होते हैं उनकी जो पेचीदगियां होती हैं उनको सुलझाने के लिए नेतृत्व की जरूरत है। लेकिन पृथक्करण का जो सिद्धांत है उसके अंदर वो नेतृत्व उतना मजबूत नहीं बन पाता है, क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया है और इनमें संघर्ष की संभावना रहती है। अब हमारे यहाँ क्या होता है, प्रधानमंत्री नेतृत्व करता है भारत में। क्यों? क्योंकि वो लोकसभा में प्रचंड बहुमत के साथ जो है जीत कर आता है, बहुमत दल का नेता होता है, इसलिए लीडरशिप करता है। सहयोग और समन्वय की कमी। शासन के जो अलग अलग अंग होते हैं तो उनमें सहयोग और समन्वय उस स्तर तक नहीं पाया जाता जितनी हम उम्मीद करते हैं। इसके कारण शासन में एकता नहीं आ पाती, हर कार्य में देरी होती है। एक अंग पर एक दल का अधिकार है, दूसरे अंग पर दूसरे दल का, तो कार्यपालिका और विधायिका में संघर्ष होने की संभावना रहती है। ऐसा होता भी है अमेरिका में। अमेरिका में क्या होता है कि वहाँ दो मोटी पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां दो ही हैं, एक तो रिपब्लिकन पार्टी है और दूसरी डेमोक्रेटिक पार्टी है। अब होता यह है कि अमेरिका में कई बार राष्ट्रपति रिपब्लिकन पार्टी का होता है, लेकिन सीनेट या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जो है डेमोक्रेट्स का प्रभुत्व रहता है। और कई बार राष्ट्रपति डेमोक्रेटिक पार्टी का होता है और वहाँ की जो कांग्रेस है उसके अंदर रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत होता है। तो कहने का मतलब इससे शासन के जो अंग हैं इनमें टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जिसको लोकसभा में प्राप्त होगा उसी दल का प्रधानमंत्री बनेगा, तो इसलिए दोनों में सहयोग रहता है। कानून को पास करने संधि की घोषणा हो, उन सब के अंदर उनमें समन्वय बन जाता है। चौथा, इसका आधार भी गलत है, क्योंकि मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटिश शासन व्यवस्था का अध्ययन करके इस सिद्धांत को दिया था, किंतु उसका अध्ययन गलत था, क्योंकि वास्तव में शक्ति पृथक्करण है ही नहीं। ब्रिटेन के अंदर तो संसद और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध है और वहाँ की लॉर्ड सभा जो होती है वो भी जुडिशियल कार्य करती है। तो ब्रिटेन के संविधान में शक्ति पृथक्करण है ही नहीं। मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटिश संविधान के आधार पर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत दिया था। और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए शक्तियों का इतना विकेंद्रीकरण भी आवश्यक नहीं है जितना रुकावट और संरक्षण का होना। अमेरिका के संविधान में अधिकारों की और व्यवस्था और विधि के शासन से ही जो है व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है। जैसे अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं, स्वतंत्रता दी गई है, कानून का शासन स्थापित किया गया। इन सब उपायों से भी व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता सुरक्षित रह सकते हैं। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की उतनी आवश्यकता नहीं है। निष्कर्ष ये है कि मॉन्टेस्क्यू का जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत वो आज के युग की आवश्यकताओं को पूरी नहीं करता, लेकिन इसने हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। सरकार की शक्ति यदि केंद्रित होती हैं तो उसके भयंकर दुष्परिणाम हो सकते हैं। और ये भी सच है कि जो ढांचे लोक, मॉन्टेस्क्यू और मेडिसिन ने निर्मित किए थे वो चूर चूर हो चुके हैं और उनके विचारों की आज उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। एक आलोचक ने तो ये भी कहा है कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत न तो व्यवहारिक है और न ही वांछनीय। मैकाइवर कहते हैं कि शक्तियों के पृथक्करण की आवश्यकता ही नहीं है, अपितु आवश्यकता है शक्तियों के उचित सामंजस्य की, सहयोग और समन्वय की आवश्यकता है। न्यूमैन ने भी ठीक ही लिखा है कि अत्यधिक पृथक्करण कर दिया जाए तो उत्तरदायित्व ही नष्ट हो जाता है, काम की प्रोग्रेस रुक जाती है और सरकार भी नष्ट हो सकती है। कहने का मतलब शासन के अंगों में सहयोग होना चाहिए, किंतु सुशासन के लिए न्याय संगत, पूर्णतः स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि शासन के अंग इस पर इतने भी ज़्यादा एक दूसरे से पृथक नहीं हों कि वो अपने अपने क्षेत्र में निरंकुश हो जाएं, और एक दूसरे को इतना ज़्यादा भी नियंत्रित नहीं करें कि काम ही रुक जाए, एक दूसरे कार्यों में अड़ंगे डालें।
तो अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण के साथ साथ सख्त नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत भी अपनाया है, इसलिए वहाँ शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसमें जो एग्ज़ाम से जो क्वेश्चन आता है वो कई बार आता है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के पक्ष में तर्क दीजिए या इसके विपक्ष में तर्क दीजिए। एक छोटा क्वेश्चन भी आ जाता है और बड़ा प्रश्न भी आता है, निबंधात्मक प्रश्न भी आता है। तो ये आपको अच्छे से याद करना है। कोई दिक्कत हो तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, या फिर आप कॉलेज के जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उसमें आप अपनी समस्या भेज सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।